मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा पाश पर बलाघूर्ण। तो टॉर्क को हिंदी में क्या कहेंगे? बलाघूर्ण। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र। करंट लूप को कहेंगे विद्युत धारा पाश। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल है m। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको हिंदी में कहेंगे चुंबकीय आघूर्ण। तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट हम करंट लूप के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं और बार मैग्नेट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह डिफाइन करते हैं देखिए। यहां पर फर्स्ट पॉइंट देखिए, करंट लूप। यह सर्कुलर करंट लूप है, यह रेक्टेंगुलर करंट लूप है। इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यह दोनों क्या है? करंट लूप है, सर्कुलर करंट लूप, रेक्टेंगुलर करंट लूप। तो इस करंट लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो m बराबर होता है करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप। ये a का मतलब हो गया लूप का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ द लूप, और I का मतलब हो गया इससे जितना करंट फ्लो हो रहा है। इस लूप से मान लो I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और इस लूप का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। तो इसका जो भी एरिया होगा इस लूप का एरिया और ये करंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। यहां पर भी लूप से मान लीजिए I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इस लूप का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम वेक्टर अगर डालेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो इसका डायरेक्शन इस लूप के प्लेन पर परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन लूप के प्लेन, ये जो लूप का प्लेन है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। अगर क्लॉकवाइज करंट होगा तो डाउनवर्ड होगा। यहां पर भी देखिए एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। वेक्टर m जो होगा वो अपवर्ड होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट है। क्लॉकवाइज करंट होगा तो वेक्टर m किधर हो जाएगा? डाउनवर्ड। तो यहां पर इस चीज को याद रखें कि करंट लूप के लिए हम मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। चूंकि यह एरिया प्लेन है इस एरिया को हम वेक्टर मानेंगे, तो अगर एरिया वेक्टर है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है? इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर अपवर्ड अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, अगर क्लॉकवाइज करंट होगा तो डाउनवर्ड। ठीक है, अब आइए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को छड़ चुंबक कहते हैं। यह एक बार मैग्नेट है जिसमें दो पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ +m है, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ -m है, और दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है 2l है। ठीक है, इसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं 2l। तो इस बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा m, वो हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l। जैसे आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते थे Q इंटू 2l, वैसे ही बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट होगा m, वो हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ। जैसे -q + q लेते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल में, तो कोई एक चार्ज q को 2l से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर दोनों पोल में किसी एक पोल के स्ट्रेंथ को m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2l से, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर होता है। ये जो वेक्टर m है मैग्नेटिक मोमेंट, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल, यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट लूप के लिए भी डिफाइन होता है, मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट के लिए भी डिफाइन होता है, और दोनों का फॉर्मूला याद रखेंगे। करंट लूप के लिए करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप, और बार मैग्नेट के लिए हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ। बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, और करंट लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन लूप के प्लेन पर परपेंडिकुलर अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है।
सो अ करेंट लूप इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। इसलिए करेंट लूप जो होता है वो बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि करेंट लूप भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और बार मैग्नेट भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो करेंट लूप और बार मैग्नेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट होता है। करेंट लूप भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और बार मैग्नेट भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं, वैसे करंट लूप के लिए भी मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब करंट लूप किसके इक्विवेलेंट माना गया है? करंट लूप इक्विवेलेंट माना गया है बार मैग्नेट के। किसी छड़ चुंबक के समतुल्य होता है धारा लूप। सेकेंड पॉइंट है मैग्नेटिक डाइपोल। ए स्मॉल करंट लूप और ए स्मॉल बार मैग्नेट इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक डाइपोल। एक बहुत छोटा अगर करंट लूप है या एक बहुत छोटा बार मैग्नेट है, क्योंकि करंट लूप और बार मैग्नेट इक्विवेलेंट होता है, तो एक बहुत छोटा सा बार मैग्नेट हो या एक बहुत छोटा सा करंट लूप हो तो उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वहाँ मैंने बताया था कि दो इक्वल अपोजिट चार्ज को बहुत कम डिस्टेंस पे रखा जाए, यानी कि जो डाइपोल होता है उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए। तो एक छोटा सा बार मैग्नेट या एक छोटा सा करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है। जब भी आपसे कोई पूछे मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? ए वेरी स्मॉल बार मैग्नेट और ए वेरी स्मॉल करंट लूप इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक डाइपोल। और हर एक मैग्नेटिक डाइपोल का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। तो जैसे कि स्मॉल करंट लूप होगा तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया होगा, और स्मॉल बार मैग्नेट होगा तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ होगा। थर्ड पॉइंट देखिए टॉर्क। टॉर्क को हिंदी में बलाघूर्णन कहते हैं। जब भी किसी वस्तु पर टॉर्क लगता है तो वह घूर्णन गति करता है, यानी रोटेशनल मोशन करता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का क्या फॉर्मूला हो गया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी बलाघूर्णन का फॉर्मूला होता है बल गुना लांबिक दूरी। अब देखिए ये एक छड़ है, इस छड़ पर दो इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है। इस छड़ पर, इस रॉड पर क्या लग रहा है? दो इक्वल और अपोजिट फोर्स। तो यहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, और नेट टॉर्क कितना होगा? जीरो। नेट फोर्स इसलिए जीरो होगा क्योंकि इधर भी एफ है, इधर भी एफ है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तो नेट फोर्स हो गया जीरो। और नेट टॉर्क जीरो इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों फोर्स कॉलिनियर है। कॉलिनियर है मतलब एक ही लाइन पर है, जिसको संरेख कहते हैं। कॉलिनियर, संरेख। यह दोनों फोर्स चूंकि एक ही रेखा पर है, इसका मतलब ये संरेख है। तो नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। अब आइए यहां पर भी एक छड़ देख रहे हैं, इसके भी दोनों एंड पे फोर्स लग रहा है। ऊपर वाले एंड पे एफ फोर्स, नीचे वाले एंड पे एफ फोर्स लग रहा है, और इस छड़ का लंबाई मान लेते हैं एल है। तो यहां पर नेट फोर्स जीरो होगा क्योंकि आगे भी एफ है, पीछे भी एफ है, तो दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स है, तो नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो सवाल है नेट टॉर्क कितना होगा? तो नेट टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है? इस दोनों फोर्स में कोई एक फोर्स लेना है एफ, और फोर्स को ध्यान से देखिए, ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, यानी जिस लाइन पे ये फोर्स काम कर रहा है, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एल। ये जो एल है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एफ, एल, तो एफ इंटू एल, ये हो गया यहां पर नेट टॉर्क का फॉर्मूला। तो याद रखिएगा, अगर फोर्स कॉलिनियर होगा तो वहां पर नेट फोर्स भी जीरो होगा, नेट टॉर्क भी जीरो होगा। अगर ये दोनों फोर्स कॉलिनियर नहीं है लेकिन इक्वल अपोजिट है, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। इसका मतलब यह रॉड क्या होगा? घूमने लगेगा। किधर? क्लॉकवाइज। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। एक छड़ लीजिए, इधर से भी फोर्स लगाइए, इधर से भी फोर्स लगाइए, देखिएगा यह रॉड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर्णन करने लगेगा, रोटेशनल मोशन करता है, क्योंकि यहां पर एक नेट टॉर्क लग रहा है।
ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें एक तार रखा हुआ है या एक रॉड रखा हुआ है। इसका लंबाई कितना है? L, और ये स्ट्रेट वायर है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर है। इस वायर में I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है? I। तो यहां पर जो L है, इस L को हम वेक्टर मानेंगे क्योंकि ये लेंथ स्ट्रेट है और वेक्टर L का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, यानी करंट की ओर। इस रॉड पर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस रॉड पर एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, BIL, बिल फॉर्मूला होता है। और इस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो होता है वेक्टर L क्रॉस B के अलोंग। अब जरा सोचिए, वेक्टर L किधर है? ऊपर की ओर, इधर है आपका वेक्टर L, और वेक्टर B किधर है? इधर है। तो जब आप L क्रॉस B करेंगे तो ये क्लॉकवाइज आएगा। तो क्लॉकवाइज का मतलब डाउनवर्ड, यानी पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर अंदर की ओर, नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा इस रॉड पर। इस फोर्स को हम मान सकते हैं कि इस रॉड के सेंटर से लग रहा है अंदर की ओर। ठीक है, इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बिल। तो यहाँ पर 2-3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है रॉड स्ट्रेट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट रॉड हो, करेंट कैरिंग रॉड हो, उसमें करंट भी होना चाहिए, और वो मैग्नेटिक फील्ड में, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखा हुआ हो, तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होता है BIL, और उसका डायरेक्शन होता है L क्रॉस B वेक्टर के अलोंग। अब यहां पर देखो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये ओरिजिन हो गया। यहां पर एक रेक्टेंगुलर करंट लूप है जो y एक्सिस के डायरेक्शन में और वर्टिकल रखा हुआ है। तो इस, चूंकि ये y एक्सिस के डायरेक्शन में और वर्टिकल रखा हुआ है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है। ये जो वायर का फ्रेम देख रहे हैं आप, जिसको हम रेक्टेंगुलर करंट लूप कह रहे हैं, ये फ्रेम देख रहे हैं, यही है रेक्टेंगुलर करंट लूप। इसमें कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है? I। और करंट की तरफ फ्लो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस करंट लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इसके एरिया पर परपेंडिकुलर, यानी इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर इधर होगा। क्योंकि इधर से देखिए आप, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो अपवर्ड, इधर आएगा अपवर्ड, तो मैग्नेटिक मोमेंट सामने हो जाएगा। और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस के अलोंग, हर जगह है मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यह करंट लूप रखा हुआ है। यहां पर देखिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस के अलोंग, हर जगह है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग। और ये जो करंट लूप है ये वाई एक्सिस के प्लेन में रखा हुआ है, यानी सीधा कहिए ना, वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, इस तरह से, इस तरह से रखा हुआ ऐसे। ठीक है, तो यहां पर जो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा। जब करंट लूप आपका वाई जेड प्लेन में होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर आ जाएगा? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर वेक्टर M और वेक्टर B दोनों के बीच का जो एंगल है, चूंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक रेक्टेंगुलर करंट लूप दिखाया गया है। ये रेक्टेंगुलर करंट लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा I एम्पियर का। लेकिन ये जो रेक्टेंगुलर करंट लूप है ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, तिरछा ऐसे रखा हुआ है। तो जब इस पर परपेंडिकुलर, मतलब ये इस लाइन के अलोंग है, ये जो लाइन गया है ना, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में, ये ऐसे रखा हुआ वर्टिकल, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर किधर हो जाएगा? इधर, एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कुछ एंगल आ रहा है, जिस एंगल को हमने कितना मान लिया? थीटा। बात समझ रहे हैं? यहां पर जो लूप है ये वाई जेड प्लेन में है, जबकि इस फिगर में जो लूप है ये वाई जेड प्लेन में नहीं है, ये ऐसे है, दोनों एक्सिस के बीच में। तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर चला आएगा, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इधर आएगा, और जब ये ऐसे रहेगा ऐसे, तब परपेंडिकुलर डालेंगे तो स्ट्रेट आएगा। तो यहां पर लूप क्या है? थीटा एंगल से टर्न किया हुआ है।
अब इस डायग्राम को देखिए, यहां पर देखिए एक करंट लूप है ए बी सी डी। यह एक रेक्टेंगुलर करंट लूप है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, देख सकते हैं एरो मार्क किया हुआ है। तो एक रेक्टेंगुलर करंट लूप है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इसका जो लेंथ है, मतलब ये लेंथ एल है और इसका जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई ये बी है। यहां पर लिखा हुआ है लेट ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एल। ये जो ए डी है और ये बी सी है, इस दोनों को मैंने एल माना है, और ये सी डी और ए बी इस दोनों को मैंने बी माना है। इसका लंबाई एल है और इसका चौड़ाई बी है। क्लियर है? मान लीजिए यह करंट लूप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर भी होगा, हर जगह होगा। यानी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें यह करंट लूप रखा हुआ है, और यह करंट लूप एक्स और वाई एक्सिस के बीच में रखा हुआ है। जैसे कि मैंने यहां पर बताया था इस डायग्राम में कि करंट लूप जो रखा हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। इस करंट लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस करंट लूप के प्लेन पर परपेंडिकुलर अपवर्ड, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। अब यहां पर देखिए ये जो करंट लूप है इसमें चार भुजाएं हैं। एक भुजा है ए बी, दूसरा भुजा है बी सी, तीसरा साइड है सी डी और चौथा साइड है ए डी। यह चारों साइड क्या है? स्ट्रेट है। ध्यान से देखिए, यह भी एक स्ट्रेट वायर है, यह भी स्ट्रेट वायर है, यह भी स्ट्रेट वायर है, यह भी स्ट्रेट वायर है। अब जरा सोचिए, ये स्ट्रेट वायर है ए बी, इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है और यह मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ है। तो इस पर एक फोर्स लगेगा कि नहीं? लगेगा। और यह फोर्स किधर लगेगा? एल क्रॉस बी के अलोंग। तो वेक्टर एल किधर होगा? जिधर करंट होगा उधर ही वेक्टर एल होगा। इसका मतलब वेक्टर एल आगे की ओर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो जब आप एल क्रॉस बी करेंगे, ये एल का डायरेक्शन ये हो गया एल क्रॉस बी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज यानी अपवर्ड आएगा, जो कि इस वायर के सेंटर से काम करेगा। इस फोर्स को हम एफ डैश मान लेते हैं। उसी तरह से यहां पर देखिए, ये जो वायर है डीसी, इस वायर पर भी एक फोर्स लगेगा, चूंकि ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो एल क्रॉस बी, एल का डायरेक्शन किधर होगा? करंट के अलोंग। इधर हो गया वेक्टर एल और इधर हो गया वेक्टर बी। जब क्रॉस करेंगे तो क्लॉकवाइज आएगा यानी डाउनवर्ड, यानी यहां पर फोर्स एफ डैश लगेगा डाउनवर्ड। अब आते हैं यहां पर, ये भी स्ट्रेट वायर है, अब देख सकते हैं ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इसके भी सेंटर से यानी यहां से एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स का डायरेक्शन होगा एल क्रॉस बी के अलोंग, यानी वायर स्ट्रेट है, करंट ऊपर जा रहा है तो वेक्टर एल ऊपर होगा, और बी किधर है? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो जब आप एल क्रॉस बी करेंगे, ये वायर वर्टिकल है, ये वायर कैसा है? वर्टिकल है, और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। तो जब आप एल क्रॉस बी करेंगे तो क्लॉकवाइज डाउनवर्ड अंदर की ओर फील्ड होगा, सॉरी फोर्स होगा। इस फोर्स का वैल्यू होगा आई एल बी, बिल, क्योंकि देखिए इस वायर का लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड इस पर परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखिएगा, ये वायर वर्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड इस पर परपेंडिकुलर है ना? यहाँ हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये कितना फोर्स लगेगा? बिल, आई एल बी या बी आई एल। और यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा बिल, ये भी स्ट्रेट वायर है, ये वर्टिकल है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर भी बिल फॉर्मूला काम करेगा। इसका मतलब इस करंट लूप के चारों भुजाओं पर फोर्स लगेगा। ए बी और सी डी इस दोनों भुजा पर एफ डैश फोर्स लगेगा इक्वल अपोजिट, और बी सी और ए डी इस दोनों भुजा पर एफ फोर्स लगेगा। अब यहां से समझिए, ये जो एफ डैश है और ये जो एफ डैश है दोनों एक ही लाइन पर है। अब देख सकते हैं ये कॉलिनियर फोर्स है, एक ही लाइन पर है। तो यहां पर ये एफ डैश और ये एफ डैश कैंसिल होगा, यानी नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0। लेकिन यहां पर जो फोर्स लग रहा है एफ और ये जो फोर्स लग रहा है एफ,
ये भी अपोजिट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, ये इधर है, ये इधर है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसके लाइन को हम पीछे बढ़ाते हैं और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बढ़ाते हैं, तो देखिए दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पर टॉर्क जीरो नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा। फिर से समझिए, ये एफ डैश और ये एफ डैश इक्वल अपोजिट है और कॉलिनियर है, इसका मतलब यहाँ पर जीरो, नेट फोर्स जीरो होगा, नेट टॉर्क जीरो होगा। लेकिन ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है, लेकिन एक ही लाइन पर नहीं है, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो नेट टॉर्क कितना होगा, इसके लिए क्या करते हैं, दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं, ये मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब चूंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये जो चौड़ाई है इसको मैंने बी माना है, तो ये यहां से यहां तक ये भी बी हो जाएगा। अब यहां देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज को हम इधर बनाते हैं, ये एंगल थीटा है ये वाला, और ये जो हाइपोटेनस का लेंथ है ये बी है, तो ये जो बेस का लेंथ होगा ये लेंथ, ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। अब पढ़े हैं ना, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो हमको यहां पर क्या निकालना है, बेस का वैल्यू, तो बेस का वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, लेकिन जो हाइपोटेनस है उसका लेंथ बी है, तो यहां पर बी कॉस थीटा हो जाएगा बेस का वैल्यू, तो बेस का लेंथ कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बी कितना आ रहा है, बी कॉस थीटा। सॉरी, यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल थीटा नहीं होगा, एक्चुअली ये वाला एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि यह जो लूप है यह कितने एंगल से टर्न किया हुआ है, यहां पर देखिएगा, यह लूप जितने एंगल से टर्न होगा उतने ही एंगल से यहां मैग्नेटिक मोमेंट टर्न होगा। इस डायग्राम में देखिए दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, लेकिन लूप को अगर हम थीटा एंगल से टर्न करेंगे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर भी थीटा एंगल से टर्न होगा। तो यहां पर ये वाला जो एंगल है ये थीटा हो जाएगा, तो अगर ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये बेस लेंथ कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर है इस परपेंडिकुलर का लेंथ हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, हाइपोटेनस का लेंथ बी है, बेस एंगल थीटा है, तो बेस लेंथ बी कॉस थीटा होगा और परपेंडिकुलर लेंथ बी साइन थीटा होगा। तो यहां पर जो टॉर्क का वैल्यू निकलेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर इस दोनों फोर्स में कोई एक फोर्स लेंगे एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है जिसका वैल्यू है बी साइन थीटा, तो एफ का वैल्यू रखेंगे आई एल बी, एफ का वैल्यू क्या है आई एल बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बी साइन थीटा। इसको अरेंज करके लिखेंगे, ये एल और ये बी, ये एल इंटू बी हो गया एरिया ऑफ द करेंट लूप। यह जो करेंट लूप है ये रेक्टेंगुलर है, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, इंटू इस बी को यहां लिखिए बी साइन थीटा। ये एल इंटू बी को एरिया ऑफ द लूप कहेंगे, तो आई ए और बी साइन थीटा हो गया। करंट इंटू एरिया को मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, करंट इंटू एरिया को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, एम क्रॉस बी, यही टॉर्क लगेगा इस करंट लूप पर। इस टॉर्क के चलते क्या होगा, इस टॉर्क के चलते यह करंट लूप, ये जो वर्टिकल एक्सिस है पी क्यू, ये एक्सिस देख रहे हैं पी क्यू, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये क्या होगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी कोई करंट लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर एक टॉर्क लगता है, जबकि फोर्स जीरो लगेगा। ये आपको पिछले ही क्लास में हम डिस्कस कर दिए थे कि करंट लूप को अगर आप फील्ड में रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है,
नेट फोर्स जीरो। आप देख सकते हैं इस दोनों फोर्स का नेट फोर्स निकालो जीरो, इस दोनों फोर्स का नेट फोर्स निकालो जीरो, कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन नेट टॉर्क लगता है जिसके वजह से वो करंट लूप क्या होता है, घूमने लगता है। अब सवाल है टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा 1 होगा, और साइन थीटा 1 तब होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा 90 कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में लूप हो। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में अगर करंट लूप आ जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। तो इस केस में जबकि करंट लूप का प्लेन, करंट लूप का जो प्लेन है, ये प्लेन तल, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो उस स्थिति में मैक्सिमम टॉर्क लगता है, और मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, mb। और मिनिमम टॉर्क कब होगा, यानी जीरो टॉर्क कब होगा, जब साइन थीटा जीरो होगा, यानी थीटा जीरो। थीटा जीरो कब होगा, थीटा जीरो तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर हो ये लूप ऐसे। इस स्थिति में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी आगे की ओर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी आगे की ओर होगा। तो इस स्थिति में आपका एंगल जीरो है तो टॉर्क जीरो लगेगा। यानी कि जब करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर हो तो उस स्थिति में कोई टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन जब पैरेलल हो तो उस स्थिति में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। चलिए अब लिखना स्टार्ट करिए। टॉपिक का नाम हो गया टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस डायग्राम को बनाइए। यहां पर इसी फिगर को समझने के लिए किस तरह यहां पर ट्रायंगल बन रहा है उसको यहां से दिखाया गया। देखिए ABCD क्या है, ABCD एक रेक्टेंगुलर करंट लूप है, समझिए। इस करंट लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा I, देख सकते हैं ये I एम्पियर का करंट फ्लो रहा। यहां पर F डैश फोर्स लग रहा है, यहां पर भी F डैश फोर्स लग रहा है, यहां पे F लग रहा है, यहां पे F लग रहा है। इस F का फॉर्मूला हो जाएगा BIL या ILB, और इस F का भी फॉर्मूला होगा ILB। दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। यहां पर जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को मैंने यहां पर दिखाने का कोशिश किया है। ये F, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये लेंथ हो जाएगा B के बराबर, और ये बेस एंगल थीटा है तो ये B साइन थीटा होगा, परपेंडिकुलर का लेंथ। ये वर्टिकल एक्सिस PQ है, इसी एक्सिस के अबाउट ये लूप जो होगा रोटेट करेगा। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर क्वाइल ABCD। मान लीजिए ABCD एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, और ये मैग्नेटिक फील्ड B यूनिफॉर्म है जिसका डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग है, विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस PQ। और ये जो PQ वर्टिकल एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये क्वाइल रोटेट करने के लिए बिल्कुल फ्री है। एंड नॉर्मल टू द क्वाइल मेक्स एन एंगल थीटा विद द फील्ड डायरेक्शन एज सोन। और इस क्वाइल पर जो हमने परपेंडिकुलर डाला, यानी मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर होगा। The forces on the arms AB and CD are equal, opposite and collinear। AB और CD आर्म पर जो फोर्स लग रहा है F डैश, वो तो इक्वल भी है, अपोजिट भी है और कॉलिनियर भी है। सो दे गिव जीरो नेट फोर्स एंड जीरो नेट टॉर्क। इसलिए यहाँ पर नेट फोर्स भी जीरो होगा, नेट टॉर्क भी जीरो होगा। बट फोर्सेस ऑन द आर्म्स AD एंड BC आर इक्वल एंड अपोजिट बट नॉट कॉलिनियर।
लेकिन एडी और बीसी आर्म पर जो फोर्स लग रहा है एफ, वो इक्वल अपोजिट तो है लेकिन एक ही लाइन पर नहीं है, यानी कॉलिनियर नहीं है। सो दे गिव जीरो नेट फोर्स, इसलिए नेट फोर्स जीरो होगा, बट नेट टॉर्क इज नॉट जीरो, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द लूप इज, इसलिए टॉर्क का जो मान होगा वो होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का वैल्यू हो गया आई एल बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी साइन थीटा, तो आई एल बी इंटू बी साइन थीटा, तो ये वैल्यू हो गया आई ए बी साइन थीटा यानी एम बी साइन थीटा। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो जाएगा एम क्रॉस बी, क्योंकि एम क्रॉस बी का ही मैग्नीट्यूड एम बी साइन थीटा होता है। ये एम क्या है, करेंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द क्वाइल। ए हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द क्वाइल। इसलिए किसी भी करंट लूप को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन एक टॉर्क लगेगा, जिस टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी यानी एम बी साइन थीटा। टॉर्क विल बी मिनिमम, टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब थीटा 0 या 180 हो, क्योंकि जब थीटा 0 होगा तो साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। दैट इज द प्लेन ऑफ द क्वाइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में क्वाइल हो और क्वाइल का प्लेन क्या हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। इस स्थिति में मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 होगा या 180 भी होगा। अगर इसको इधर से देखिए तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर चला जाएगा, इस क्वाइल को एक 180 डिग्री से टर्न मारिएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर चला आएगा। टॉर्क विल बी मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 होगा। दैट इज द प्लेन ऑफ क्वाइल इज पैरेलल टू द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो क्वाइल का प्लेन। इस स्थिति में मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड ये 90 डिग्री एंगल है, तो यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा जिसका फॉर्मूला होगा एम बी। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा पाश पर बला घूर्ण। तो चलिए टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।